हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 27 जुलाई 2026 तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी जो एग्जाम्स हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, उसमें यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को आप ध्यान से देखिएगा और इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आप हमारा मोबाइल का जो एप्लीकेशन है करंट अफेयर्स फंडा, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना। बाकी मैं लिंक आपको डायरेक्टली नीचे दे दूंगा ताकि एक कमेंट सेक्शन से भी इसको डाउनलोड कर पाएँ। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? ये मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो क्यूओडी होता है वो यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप ऑप्शंस बताएगा कि नीलगिरी है, नंदा देवी है, गल्फ ऑफ मन्नार है और सुंदरबन है। कौन सा इसमें से सही जवाब है ए बी सी में से, वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिएगा। बाकी हमारी टीम आपको ऑटो करेक्ट कर देगी। जो भी आपको लग रहा है कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन है आप एक बार चूज जरूर करिएगा। सीआरपीएफ अपना जो रेजिंग डे है वो कब मनाता है? व्हेन डज द सीआरपीएफ सेलिब्रेट्स इज रेजिंग डे? एक्चुअली क्या होता है कि सीआरपीएफ हर एक साल में 27 जुलाई को अपना जो है स्थापना दिवस, जिसको बोलते हैं रेजिंग डे, उसको यहाँ पर ये सेलिब्रेट करता है। अगर हम बात करें इसकी जो शुरुआत है वो 1939 में बेसिकली हुई थी। और आपको पता होना चाहिए कि पहले जो इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस था, ये था। और बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है अंडर द सीआरपीएफ एक्ट 1949 ये रख दिया गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भारत की जो सेंट्रल कमांड पुलिस फोर्स है इस काफ़ी बड़ी है। इसको हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जो है वो कहते हैं और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो सीआरपीएफ है ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत। और देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है और टेररिज्म्स और जो एक्सट्रीजम्स है, जिसको हम नक्सलवाद बोलते हैं, उसको ख़त्म करने का काम जो है वो सीआरपीएफ करती है। और अभी इस मौके पर जो आरएएफ है, कोबरा और जो महिला बटालियंस हैं, इनकी बहादुरी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ की गई, क्योंकि ये जो सीआरपीएफ का रेजिंग डे था 27 जुलाई को, तो इसमें जो देश के लिए जान गंवाने वाले जो युवा बहुत ही जो हमारे जवान थे उनको भी यहाँ पर याद किया गया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कई बार आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर शांति व्यवस्था स्थापित करनी है तो वहाँ पर जो है सीआरपीएफ की जो टुकड़ी है वो वहाँ पर रहती है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल। ओके। Which state has announced 20% रिजर्वेशन फॉर अग्निवीर्स इन द फॉरेस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अग्निवीर कौन होते हैं। अग्निवीर वो लोग हैं जब भारत में पहले क्या हुआ था परमानेंट एम्प्लॉयमेंट था आर्म फोर्सेस में, तो जो सेना के जवान थे वो परमानेंटली रिक्रूट किए जाते थे। लेकिन अब क्या होता है 4 साल के लिए जो है उनको यहाँ पर अग्निवीर को सेवाएं जो है देने के लिए रखा जाता है। उसके बाद में इनका एक कोई एग्ज़ाम होता है, उसमें से कुछ लोगों को आगे फर्दर प्रमोट कर दिया जाता है, कुछ लोगों को जो है उनका जो फाइनल एक फंड होता है वो देकर इनको विदा कर दिया जाता है। बट है क्या कि जो अग्निवीर हैं इनको जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती है इसमें 20% का आरक्षण अब अलग अलग, आपने देखा होगा कि जो स्टेट लेवल की जो जॉब्स हैं उसमें जो बिल्कुल इनिशियल लेवल पर है तो उसमें तो इनको अग्निवीर को जो है काफ़ी सारा जो है प्रिविलेजेस दिए भी जा रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अभी क्या हुआ है रिसेंट में जो सिक्किम है, तो सिक्किम ने अनाउंस किया है कि जो फॉरेस्ट गार्ड भर्ती होगी इसमें हम 20% आरक्षण जो है वो अग्निवीर्स को हम यहाँ पर देने वाले हैं। और जो ये अग्निवीर्स हैं इनकी जो स्कीम है इसका नाम है अग्निपथ स्कीम। तो ये जो रिक्रूटमेंट इनका होता है ना, ये होता है अग्निपथ स्कीम के तहत। अब इसमें होगा क्या कि इस फैसले का बिल्कुल मकसद इन्होंने यही रखा है कि अग्निवीर को जो अग्निपथ स्कीम है इसके तहत अपनी सर्विस पूरी करने के बाद जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम यहाँ पर दें। और सिक्किम अभी ऐसा इकलौता राज्य नहीं जिसने ऐसा किया, इससे पहले और भी बहुत सारे जो राज्य हैं इन्होंने जो है जो अग्निवीर से एक्स अग्निवीर से इनके लिए जो है सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन किया गया है। तो आने वाले समय में आप देखेंगे जो बिल्कुल जीडी लेवल की नौकरी होंगी, बिल्कुल इनिशियल लेवल की नौकरी होंगी, क्लेरिकल कैडर की होंगी, तो उसमें जो है एटलीस्ट इनको जो है काफ़ी ज़्यादा प्रिविलेजेस जो है वो यहाँ पर दिए जाएंगे। और आपको पता होगा कि जो आर्मी में जो ऑफिसर कमीशन होते हैं वो प्रोसेस अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई अग्निवीर का अभी रोल नहीं है। आपने देखा होगा कि एनडीए हो गया या फिर जो सीडीएस हो गया, ये जो है सीडीएस ये ग्रेजुएशन लेवल पर है और ये जब आप 12th पास कर लेते हैं उसके बाद है एनडीए लेवल पर। तो इसमें भी जो है आप लोग लेफ्टिनेंट जो बनते हैं तो सेना में आपका कमीशन होता है। तो जो ये ऑफिसर्स की जो ये क्राइटेरिया है ये आपका एज इट इज़ अभी है, बट
जो अग्निवीर हैं, ये जो जीडी होता है ना, जनरल ड्यूटी, और जो सैनिक होते हैं, जवान होते हैं, तो उनकी एंट्री जो है वो यहाँ पर ली जाती है अग्निपथ स्कीम के थ्रू। तो सिक्किम ने जो है और अदर स्टेट्स के साथ में अपना नाम जो है यहाँ पर जोड़ दिया है, जिसमें ये और लोगों को यहाँ पर जो आरक्षण है वो यहाँ पर दे रहा है। हाल ही में परीक्षा सुधार एग्जाम रिफॉर्म्स हेतु उच्च स्तरीय टास्क फोर्स के ये जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द हाई पावर टास्क फोर्स ऑन एग्जाम रिफॉर्म्स। आपको बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंट में आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा यूथ हैं, इन्होंने जो है जंतर मंतर पर काफ़ी आंदोलन किया, और उसके बाद जो है गवर्नमेंट हमारी जागी और उन्होंने एक हाई पावर टास्क फोर्स जो है इसका गठन किया, और नंदन नीलकनी जो है वो अब इस पूरे जो टास्क फोर्स को मैनेज यहाँ पर करने वाले हैं। तो ये जो हाई पावर्ड टास्क फोर्स है, इसका मेन काम होगा कि एग्ज़ाम में रिफॉर्म्स किए जाएं, और रिफॉर्म्स क्यों किया जाए? क्योंकि पेपर लीक ना हो, इसके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा काम यहाँ पर होना चाहिए। एक आपको इतिहास और बताना चाहूँगा, ये जो नंदन नीलकनी है ये इन्फोसिस के को फाउंडर हैं, और साथ ही साथ में आपको पता है कि भारत में जो आधार कार्ड आप अपना देखते हैं उसमें इनकी बड़ी भूमिका थी। तो आधार में इन्होंने अपना योगदान काफ़ी ज़्यादा दिया, इन्फोसिस जैसी बड़ी आईटी कंपनी बनाई, और अब इनको एक हाई पावर टास्क फोर्स एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के लिए बनाने के लिए जो मोदी जी ने अपॉइंटमेंट किया हुआ है। और दूसरी चीज़, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि एक तरीके से बहुत ही भरोसेमंद, सुरक्षित और टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है यहाँ पर एक एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। इस पैनल में इनके अलावा और भी लोग हैं। ये कौन कौन लोग हैं? इसरो के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, इनका नाम है। फॉर्मर इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के जो डायरेक्टर हैं तपन देका, इनको रखा गया है। आईआईटी मद्रास के जो डायरेक्टर हैं बी कॉमाकोटी, तो इनको यहाँ पर रखा गया, और फॉर्मर एजुकेशन सेक्रेटरी अनीता करवाल, इनको रखा गया, और जो लॉजिस्टिक एक्सपर्ट हैं अमृत लाल बीना। तो ये पूरी टीम जो है वो यहाँ पर बनाई गई है, और इसके जो हेड, जो मेन सबसे ऊपर टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे वो रहेंगे नंदन नीलकनी। तो होगा क्या कि जो छात्रों का भरोसा वापस लाने के लिए इस तरीके का टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ताकि जो पेपर लीक को रोका जा सके। और नंदन नीलकनी को तो आपको पता है कि इनका नाम भारत में काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। आधार प्रोजेक्ट को इन्होंने बहुत ही वेल इंफ्रास्ट्रक्चर तरीके से बनाया, तो इस वजह से जो है इनको ये जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। तो पीएम मोदी जी ने जो परीक्षा प्रणाली है इसमें सुधार करने के लिए पूरी टीम अपनी तैयार की है, और अब ये पेपर लीक और धांधली रोकने के लिए टेक्नोलॉजी और डिजिटल सुरक्षा के साथ में अलग अलग तरीके जो है वो यहाँ पर सुझाएगी। हाल ही में भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? आपको पता होगा कि जंतर मंतर पर जो यूथ थे उनकी जो मेन डिमांड थी वो यही थी कि जब नीट का पेपर लीक हुआ तो जो हमारे यहाँ के यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये अपना इस्तीफ़ा दें। तो धर्मेंद्र प्रधान जी, इन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया, रेजिग्नेशन दिया, और उसके बाद में जो नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री, इनका नाम है प्रहलाद जोशी, इनको यहाँ पर बनाया गया है। एक चीज़ आपको और कहूँगा कि काफ़ी टाइम के बाद में इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है वो जंतर मंतर को देखने को मिला, और उनकी मेजर जो है 3-4 डिमांड्स थी। तो उसमें यह था कि जो नीट एग्जामिनेशन के दौरान जब पेपर लीक हुआ तो जो लोग बहुत अच्छा पेपर देकर आए थे वो काफ़ी होपलेस हो गए। उनको लगा यार इस बार तो मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ है, इस बार तो मेरा सीट निकल ही जाएगा। बट क्या हुआ कि वो इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाए और उन्होंने सुसाइड कर ली। तो ऐसे लगभग जो है 20 के आसपास में जो स्टूडेंट्स थे वो थे। तो यहाँ पर जो कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी थी, इसका जो है मेन स्ट्रीम में रहकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया, और सीजेपी के साथ में जो सोनम वांगचुक हैं इन्होंने जो है एक फास्ट किया। तो इस वजह से 20-22 दिनों का फास्ट था। उसके बाद में इनको जो है आगे ले जाया गया, हॉस्पिटलाइज किया गया, उसके बाद हॉस्पिटल में भी इन्होंने फास्ट किया। तो कुल मिलाकर लगभग 26 दिन के आसपास में ऐसा था कि इन्होंने अपना अनशन किया। उसके बाद में गवर्नमेंट ने इनकी मांगे मान ली, और जो प्रोटेस्टर्स थे जिनके खिलाफ केसेस हुए हैं वो भी रिजॉल्व कर दिए गए कि कोई भी केस नहीं होगा। और जो नीट के एस्पिरेंट जिन्होंने सुसाइड किया, इनको जो है एक अच्छा खासा कंपनसेशन जो है वो दिया जाएगा। वैसे सीजेपी की डिमांड थी कि इनको 1 करोड़ का अमाउंट यहाँ पर दिया जाए। और जो धर्मेंद्र प्रधान, इनका इस्तीफ़ा, तो इन्होंने फाइनली अपना इस्तीफ़ा दे भी दिया यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन के तौर पर। और
आपको पता होना चाहिए कि जो अलग अलग जो प्रहलाद जोशी हैं, अब ये ऑफिशियली एज्यूम इन्होंने चार्ज कर लिया एज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ द एजुकेशन। और इनके साथ में इनके पास और भी जो पोर्टफोलियो है वो है कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, और साथ में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी इनके पास में है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और क्वेश्चन यहाँ से कुछ इस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो नए एजुकेशन मिनिस्टर बनाया गया, इनके पास में और कौन कौन से पोर्टफोलियोज़ हैं, तो किसको रिप्लेस किया हुआ है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि रिसेंटली इन्होंने चार्ज वैसे ले लिया है और रिव्यू मीटिंग्स वगैरह की, जो एजुकेशन के बड़े सेक्रेटरीज वगैरह हैं। और जो प्रहलाद जोशी इनका पहला आपने देखा होगा कि जो काम है वो अलग अलग जो मंत्रालय के काम है उनकी पॉलिसीज़ को अच्छे से यहाँ पर अभी समझना है, तो ये मेन चीज़ यहाँ पर रहेगा। और उसके बाद में जो है भारत में जो शिक्षा और जो परीक्षा सुधार है उस पर जो है ध्यान देने के लिए इनका मेन प्रायोरिटी यहाँ पर ये भी रखी जाएगी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत का पहला जो गोल्ड मेडल है वो किसने दिलाया है, तो मीराबाई चानू जो है, इन्होंने ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स है इसके वेट लिफ्टिंग में जो है मीराबाई चानू ने पहला गोल्ड मेडल दिला दिया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। और अभी आप देखेंगे कि कॉमनवेल्थ में इनका ये तीसरा गोल्ड मेडल भी है। ये जब जब कॉमनवेल्थ में जाती है तो वहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करती हैं। तो मीराबाई चानू हैं जो, इन्होंने 48 किलोग्राम कैटेगरी में हिस्सा लिया और 2026 के इन खेलों में भारत का जो है यहाँ पर गोल्ड ये दिलवाया। और साथ में जो है स्नैच सेक्शंस में 85 किलोग्राम वजन उठाकर एक नया इन्होंने जो कॉमनवेल्थ का एक बहुत बड़ा जो इतिहास है उसमें अपना नाम यहाँ पर दर्ज करा लिया है। और क्लीन एंड जर्क सेक्शन में 105 किलो का जो वजन है वो इन्होंने यहाँ पर उठाया और गेम्स में एक नया रिकॉर्ड बनाया। कुल मिलाकर उन्होंने 190 किलोग्राम वजन उठाया और टॉप पोडियम में जो है टॉप पर इन्होंने फिनिश किया, तो उस वजह से इनको यहाँ पर गोल्ड मेडल दिया गया है। The recently added D-Day landing beaches to the UNESCO World Heritage List are located in which country? यूनेस्को जो विश्व धरोहर सूची है इसमें हाल ही में शामिल डी-डे लैंडिंग जो है बीच वो किस देश में स्थित है, तो ये फ्रांस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट बीच है। और अभी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में 4 नए इंटरनेशनल साइट्स जो हैं इनको शामिल किया है, जिसमें से ये जो बीच है डी-डे ये आपका फ्रांस का है। और दूसरी चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बुशान शहर में अभी जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो 48वां सेशन हुआ है उसमें ये जो है फैसला लिया गया। तो पहले इंपॉर्टेंट है यूनेस्को ने 4 अभी इंटरनेशनल साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में बनाया है और 48 सेशन जो अभी लिया गया ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। और इस जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने जो बुशान रिपब्लिक ऑफ कोरिया में हुई है तो उस जगह पर जो है इस सेशन में ये बड़े फैसले लिए गए। तो पहले जो नई जगह का नाम वो डी-डे लैंडिंग बीचेस जो है वो ये फ्रांस में है। दूसरा जो है ये माउंट ओलंपस है, तो डी-डे ये फ्रांस में है, माउंट ओलंपस ये ग्रीस में है। और जो एंशियंट कैपिटल ऑफ द अशोका एंड फुजीवाड़ा है ये है जापान में। और बोमा बडिंगिलो माइग्रेटरी लैंडस्केप है ये है साउथ सूडान में। और इसके साथ में जो उत्तर प्रदेश जो स्टेट है इसका एक प्लेस है सारनाथ, तो यहाँ पर इसको भी यूनेस्को ने जो है अपनी साइट घोषित करा है और इसको भी इस लिस्ट में डाला है। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अभी रिसेंट में सारनाथ जो कि भारत के उत्तर प्रदेश में है, बनारस से थोड़ी सी दूरी पर है, तो वहाँ पर जो सारनाथ है इसको भी इन्होंने यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में डाला हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो अलग अलग जो साइट्स हैं इनका अपना सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और जो अलग सिग्निफिकेंस है इसके लिए इनको यहाँ पर चूज़ किया गया है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि बेसिकली ये हुआ कहाँ पर है, तो ये हुआ है रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बुशान में। और जो कमेटी है इसका ये 48वां सेशन था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ऋषिकांत सिंह चानम्बम ने कौन सा पदक जीता है? विच मेडल डिड ऋषिकांता सिंह चानम्बम विन एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026? तो इन्होंने जो है सिल्वर मेडल अपने नाम पर किया। और ये इंडियन वेट लिफ्टर ऋषिकांता सिंह जो है इन्होंने ग्लासगो स्कॉटलैंड में जो हो रहे हैं 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल, रजत पदक जीतकर भारत का सम्मान जो है ये किया है। और ये मेडल जो है इनको मेंस कैटेगरी का जो 60 किलोग्राम का जो वेट लिफ्टिंग इवेंट था उसमें जो है इनको मिला है।
दूसरी चीज़ क्या है कि जो ऋषि कांता है, इन्होंने स्नैच सेक्शन में 121 केजी वजन उठाकर एक नया कॉमनवेल्थ गेम्स का रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उन्होंने कुल मिलाकर 264 केजी का जो है टोटल वेट लिफ्ट यहाँ पर उठाया है। तो इस शानदार मुकाबले में ये जो है दूसरे स्थान पर है, सिल्वर मेडल इन्होंने हासिल किया और भारत के लिए खेल जगत में एक बहुत ही बड़े गर्व की ये बात है। तो स्पोर्ट्स कैटेगरी में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत सारी जो इवेंट्स हैं वो अलग अलग प्रतिस्पर्धा जो हैं वो आपकी कॉमनवेल्थ गेम्स में हो रही हैं और इसमें भारत जो है काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करता भी है। विच कंट्री वॉन द FIH यूथ हॉकीज एशियन चैम्पियनशिप्स 2026? जो FIH यूथ हॉकी 5S एशियन चैम्पियनशिप 2026 है, इसका जो खिताब है वो किस देश ने यहाँ पर जीता है? तो इंडिया की जो सब जूनियर मेंस हॉकी टीम है, इसने फाइनल मैच में पाकिस्तान को 3-1 से हरा दिया और 3-1 से हराकर जो है ये खिताब अपने नाम पर किया। और ये जो जीत है वो ओमान में जो FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैम्पियनशिप 2026 में इनको यहाँ पर मिली है। कहाँ पर? ओमान के मस्कट में। और ये है हॉकी 5S एशियन चैम्पियनशिप 2026। FIH का ये यूथ हॉकी जो है ये टूर्नामेंट होता है। और भारत के लिए जो है इम्पॉर्टेंट लोग कौन रहेंगे? रोमित पाल, कैप्टन केतन कुशवाहा एंड शाहरुख अली। वैसे तो पूरी टीम काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, इन लोगों ने जो है गोल किए और भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी, अनबीटन रही और एलिट पूल में नंबर 1 अनबीटन रहते हुए इन्होंने ये टूर्नामेंट जो है वो अपने नाम पर किया। और देश में हॉकी के लिए जो है एक बड़ी बात है, हॉकी आपको पता होगा कि भारत का जो है नेशनल स्पोर्ट्स भी माना जाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय खेल कौन सा है, कुछ लोग क्रिकेट ही जानते हैं, तो ऐसा नहीं है, क्रिकेट नहीं, हॉकी है। ठीक है, नेशनल स्पोर्ट्स की अगर बात की जाए हॉकी है। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में गर्ल्स सिंगल्स खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन यहाँ पर बनी है? तो ये है अनाहत सिंह। तो अनाहत सिंह ने अभी इतिहास रच दिया है, क्योंकि जो है ये वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में गर्ल्स सिंगल्स का खिताब जीतने वाली है पहली फर्स्ट इंडियन जीत बन चुकी हैं, जिन्होंने जो है ये फर्स्ट इंडियन टू विन द गर्ल्स सिंगल्स टाइटल। अनाहत सिंह, इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है और 2026 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो है ये अपने नाम पर किया। उन्होंने फाइनल मैच में जो इजिप्ट की रुकिया सैलम है, तो इनको जो है सीधे गेम्स में 11-3, 11-7, 11-9 से हरा दिया। तो इस सेट में इन्होंने हराया और इनकी जो जीत है वो कई मायनों में बहुत अहम है, क्योंकि जो जूनियर वर्ल्ड स्क्वैश चैंपियनशिप है इसमें इजिप्ट का लंबे समय से जो है दबदबा चल रहा था, डोमिनेंस, वो अब यहाँ पर ख़त्म हुआ है। और इससे पहले भारत का जो अच्छा प्रदर्शन 2005 में था, जिसमें ज्योत्सना चिनप्पा का जो रनर अप जो है ये फिनिश था, जिसे अनहत ने जो है अब पीछे यहाँ पर छोड़ दिया है। Which power distribution company recently crossed the milestone of the 50,000 rooftop solar connections under the PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना? क्वेश्चन कहा गया है कि अभी रिसेंट में हाल ही में किस विद्युत वितरण कंपनी ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 5,000 से अधिक छत पर लगे सौर कनेक्शन जो है रूफटॉप सोलर कनेक्शंस को पूरा करने का जो है मील का पत्थर यहाँ पर हासिल कर लिया है? तो ये कारनामा किया है APC PDCL ने। तो ये आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड है और इसने ये जो है कारनामा यहाँ पर किया हुआ है। और इस मुफ्त बिजली योजना जो PM सूर्यघर, इस योजना के तहत इसने 50,000 जो रूफ टॉप सोलर कनेक्शंस हैं इनको लगाया और ये काफ़ी जो है एक ऐतिहासिक भी है। इन सोलर कनेक्शन से कुल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 180 मेगावाट जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। अकेले पिछले एक साल में जो APCPDCL है, इन्होंने 43,625 नए सोलर कनेक्शन जो है वो यहाँ पर जोड़े हैं, जिससे जो है इनकी संख्या अप्रैल 2025 के 6,479 से बढ़कर जो है यहाँ पर 50,000 तक जो है ये 50,000 से ज़्यादा हो गई। तो ये 6,489 अप्रैल 2025 में था और ये अब जो है 50,000 से ज़्यादा यहाँ पर हो गई है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो योजना है वो फरवरी 2026 में पूरे देश में शुरू की गई थी और इस योजना के लिए जो इन्होंने फाइनेंशियल आउटले रखा हुआ था वो है 75,000 करोड़ का। तो ये फिगर इम्पॉर्टेंट है कि ये जो PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना है ये कब शुरू हुई थी? फरवरी 2024 में, और इसके लिए जो है अमाउंट है वो है 75,000 करोड़ का।
तो ये मैं यहाँ पर शॉर्ट आपको सारा सब कुछ प्रोवाइड कराता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं क्योंकि इससे आप जल्दी ही अपना रिवीजन कर सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में, और ये सारे आपको पीडीएफ में हमारे मिल जाएंगे। तो पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर। टू द पॉइंट क्वेश्चंस में 5 क्वेश्चंस मैं हमारे साथ डिस्कस करता हूँ। ये लास्ट जो 5 क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर्स ये आपके लिए हैं, और आज के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा कि कौन से राज्य में राजाजी नेशनल पार्क है, विच इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज फेमस फॉर इट्स यूनिक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम। भारत की कौन सी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है वो आपको बताना है कि यूनिक वाटर कंजर्वेशन के लिए है। तो आपको बताना है कि कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन वो कहाँ पर मौजूद है, ये आपको बताना है। और बारदो छाम जो है ये एक ट्रेडिशनल जो है मास्क डांस होता है कौन से स्टेट का, तो इसमें मास्क लगाकर बारदो छाम डांस किया जाता है। व्हाट इज द मिनिमम रिजर्व दैट द आरबीआई इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर द मिनिमम रिजर्व सिस्टम, तो ये भी आपको बताना है। बैंकिंग सेक्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लीची, ये आपको बताना है कि लीची कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, कौन सा स्टेट है। और डेली, मंथली, वीकली, ईयरली सारा करंट अफेयर्स एक ही प्लेस पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिल जाएगा। तो आप इस पीडीएफ एक्सेस कर लें, और कोई डाउट आता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 4481691188। तो जो वीकली पीडीएफ्स हैं वो अपलोड कर दी जा रही हैं ऐप में, तो आप उनको भी एक्सेस कर लीजिएगा। और ऐप को डाउनलोड करके हमारा जो ईयरली प्लान है इसको आप एक बार बाय कर लीजिएगा। 1 साल की वैलिडिटी मिलती है इसमें, 365 डेज, और इसमें हम आपको ओल्ड प्लस न्यू दोनों पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। टेलीग्राम पर आप हमें ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, वी विल मीट वेरी सून गाइस।